हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त हो, स्वस्थ हो? और हमें लगता है कि आप अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 80 में केवल आपको 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही चयन करना है। आज आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो विज्ञान का सेशन चल रहा है, विज्ञान का पूरे ऑब्जेक्टिव में आपको 80 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। तो इस 80 में आप कितना कर पा रहे हो, आप कितना कर पा रहे हो, ये अपने आप को आज जांच लेना है। ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं कि 80 क्वेश्चन आपके विज्ञान में देगा, 80 क्वेश्चन आपके विज्ञान में देगा। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 ही बनाने हैं। ठीक है, आपको 40 ही OMR शीट पर रंगना है ना। रंजित मतलब होता है रंगना, कलई करना। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन होंगे और आपको देंगे 40 अंक। पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे। इसके पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जो है रंगना प्रारंभ करते हैं अपना OMR, तो आप शुरू से 1 से लेकर के जहाँ तक आपका 40 जो है ख़त्म हो जाता है, उतना ही तक काउंट होगा। इसीलिए आप 40 क्या 40 से रंगेंगे, एक ना कम और एक ना अधिक। और नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो आप जो है 40 में 40 सही करके ही आएंगे और 40 में 40 ही गोला भर के आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो साइंस के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम क्यू का वैल्यू जो है दिया हुआ है 120 आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान पूछा है कि आई का मान पूछा हुआ है, आई का मान पूछ रहा है। तो बाबू एक बात याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है Q बराबर IT। क्या फार्मूला होता है? Q बराबर IT। ध्यान रखिएगा, फार्मूला होता है Q बराबर IT। मतलब क्या हुआ कि I बराबर हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा Q बाई। तो हम क्या करेंगे, इसको Q/T कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो Q का वैल्यू 120 दिया हुआ है और T का वैल्यू कितना दिया है, 60 सेकंड दिया हुआ है। 1 से कर दीजिएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12। तो जब 6 दूना 12 हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 120 हो जाएगा और 120 में 60 से भाग दिया जाता है, 0 से 0 कटेगा और 6 दूना 12 यानी कि 2 एम्पियर। उसका उत्तर कितना आएगा जी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण प्लस हो ना जी, धन प्लस और ऋण का चिन्ह क्या होता है? किसी उपकरण में धन प्लस ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अमीटर में नहीं होता है, वोल्टीमीटर में तो होता है भाई, और विद्युत सेल में भी होता है प्लस माइनस का। तो एक ध्यान दीजिएगा आप, देखिए प्लस और माइनस किस में नहीं होता है? तो विद्युत सेल जो बैटरी होता है उसमें तो बिना प्लस माइनस का काम चलेगा नहीं, तो इसमें होता ही है। इसमें होता है और इसमें नहीं होता है, यानी कि कुंडली में नहीं होता है, अमीटर में होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, कुंडली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि लघु पतन के समय, लघु पतन का मतलब क्या होता है उसको समझिए। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। जैसे आपके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसी को लघु पतन कहते हैं। जैसे तार टूट जाता है, तार जल जाता है, तो लघु पतन। तो तार जलता और टूटता तब है जब उसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, तो इसमें जब बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जो है लघु पतन हो जाएगा। विद्युत धारा का मान क्या होता है? उस समय बढ़ता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आप आंसर दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आंसर बताइए क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा? आंसर मैक्सवेल होगा, फैराडे होगा, एम्पियर होगा, क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, फैराडे ने। फैराडे ने क्या दिया था जी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस क्या होता है? एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है कि बीच की अपेक्षा जो किनारे मोटा होता है, या फिर किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कि इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य तथा अन्य तारों तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? सूर्य चाहे अन्य कोई भी तारा हो, उसका जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो संलयन मतलब नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन में टूटता होता है, संलयन मतलब जोड़ना होता है। ठीक है ना,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र ध्यान में रखिएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको दर्पण सूत्र बोलते हैं। और 1/v के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस लगाते हैं, तो 1/u माइनस 1/v, ठीक है। माइनस वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनस में ध्यान में रखिएगा कि माइनस वाला जो होता है वो लेंस सूत्र होता है, जबकि प्लस वाला जो है दर्पण सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है। तो बाबू टिंडल प्रभाव जंगल हो, चाहे मंगल हो, चाहे बाजार हो, चाहे खेत खलिहान हो, सभी जगह देखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किसके सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, अपवर्तन का सिद्धांत, कि परागणन का सिद्धांत, कि वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर जो है आधारित है, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर पड़ने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है। सामान्य नेत्र के क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अवतल लेंस का आवर्धन m का बराबर होता है, इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। v प्लस तो होता नहीं है, u भी होगा नहीं, या तो ये उत्तर होगा या तो ये उत्तर होगा। अवतल लेंस का आवर्धन जो है v/u, तो इसका उत्तर क्या होगा जी, v/u। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ठीक है। अब गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, r बराबर 2f, क्या होता है जी, r बराबर 2f। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में क्या होता है जी। तो मानव नेत्र में क्या होता है बताइएगा, कौन सा लेंस होता है। एक अवतल लेंस होता है, नहीं होता है। किसी प्रकार का लेंस, गलत है, होता है। उत्तल दर्पण तो होता ही नहीं है, तो बचा क्या, उत्तल लेंस, ठीक है। ध्यान रखिए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है भाई, मानव नेत्र में लेंस होता है, ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस नहीं होता है, उत्तल दर्पण नहीं होता है, तो उत्तल लेंस जो बचा है ना, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर पड़ता है। तो जो मानव नेत्र का जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब किस पर पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है। किस पर पड़ता है जी, रेटिना पर पड़ता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन ए कि बी कि सी कि डी, जल्दी बता। ऑप्शन ए कि बी कि सी कि डी, ऑप्शन ए कि बी कि सी कि डी, बताइए। ऑप्शन ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत जनित्र का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन पेंडिंग है जी। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का स्रोत नहीं है। देखिएगा, लकड़ी तो है, गोबर है, कोयला है, यही नहीं है ना, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 16 का होगा सी। 16 का उत्तर क्या होगा जी, 16 का उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है, तो कोयला भी होता है, लकड़ी भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि खतरे के जो संकेत होता है उसका रंग कैसा होता है। उसका तो रंग लाल होता है ना जी, तो उसका ऑप्शन नंबर ए। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ए की डी की सी की डी, लाल। ए की डी की सी बोलो भाई, ए की बी की सी, लाल होता है ना जी, खतरे रंग रेड फॉर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 1 जूल ऊपर और 1 सेकेंड नीचे, ठीक है, तो वह किसके बराबर होता है, तो डब्लू के बराबर होता है, तो 1 वाट हो जाएगा उसका उत्तर। कितना हो जाएगा, 1 वाट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है। सजातीय और विजातीय ध्रुव का मतलब होता है एक नॉर्थ एक पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ पोल होता है, या एक दूसरे को क्या करता है, भगाते रहता है, ठीक है ना, एक दूसरे को भगाते रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, प्रतिकर्षण। चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है, सजातीय रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा।
अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन का उत्तर बताओ बाबू। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बदलता है? देखिएगा ध्यान से, रासायनिक ऊर्जा तो ये होता नहीं है इसमें, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक बदलता नहीं है। दो ही चीज है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में और कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा, ऐसे काटते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक आवर्धन न जी, आवर्धन होता है उसको ही हम लोग मीटर -1 कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग प्रतीत होता है। बाबू आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, कि अपवर्तन के कारण, कि परावर्तन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ, ए की बी, किसी की डी, जल्दी बताओ, जल्दी बता। प्रकाश के परावर्तन के कारण। चलो ऑप्शन नंबर सी मारो, ऑप्शन नंबर सी मारो, प्रकाश के परावर्तन के कारण। हाँ, अपवर्तन, ठीक है। अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना जी, किसने की थी? फैराडे ने। चलो ठीक है, ऑप्शन मार लो, किसने की थी? 25 का बी, फैराडे। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो वो दर्पण कैसा होता है? तो वो दर्पण समतल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, अगला 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 ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कहता है इसके पहले आप मंटू एकेडमी यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किए हो तो बाबू ये कहने वाली बात तो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, छोड़िए अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ये तो 49 नंबर जी, इसके पहले वाला क्वेश्चन देख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, 26 तक हो गया था, 27 देखिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ की दिक्कत हो गया था। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? तो 3 याद रखिएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एथेनोइक, क्वेश्चन क्या है जी? एथेनोइक वाला है। चलिए देखते हैं, कहता है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल? चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिए। 28 का उत्तर क्या होगा? अपने मन में सोच के बताइए बाबू, इसका क्या होगा? इसका एसिटिक क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं, एथेनोइक को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन 29 ना। चलिए भारतीय संगीत प्रणाली, इसको देख लेते हैं एक बार, फिर से नीचे थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ यहाँ। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? संगीत के कितने सुर होते हैं? आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा कि बी होगा, 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा? बताइए, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के 4 सुर 7 होते हैं ना जी, तो उस आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, संगीत के 7 सुर होते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति क्या होती है? धीमी हो जाती है कि तेज हो जाती है? बस आपको धीमी याद रखना है या फिर तेज याद रखना है। याद रखिएगा कि जब भी आपको वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की जब गति हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है रिएक्शन है, इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। दी गई समीकरण में 2Cu + O2 जब रिएक्शन करता है तो 2CuO बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी? Fe3 होता है। कापर का ऑक्सीकरण होगा या फिर उसका जो है अवकरण होगा या फिर नाइट्रेशन होगा? किसी एक को उत्तर बताना आप। चलिए हम आपको ऑप्शन काटना सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि इस कथन को बताना है ना जी, E2CuO है, कापर का अवकरण होता नहीं है, ये भी होगा नहीं तब ना, ये नाइट्रेशन होता नहीं है तो कापर का ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा जी? कापर का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो अभी ऑफलाइन में कोई बोला श्वेत होता है, श्वेत ना जी, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, ठीक है।
चलिए अगला जो समीकरण है उसको देखिएगा। वो समीकरण कहता है कि CaCO3 जब उसमें हीट करवाएंगे तो ये दोनों टूट के बनता है। जब एक जो है दो टूट करके होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको वियोजन बोलते हैं ना जी। जब एक है आई टूट करके दुगो हो गया है तो वियोजन हो गया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब 34 क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए। 34 में कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, बताइए। Fe3O4, चलिए Fe3O4 बच्चों ने दिया था Fe3O4, ठीक है इसका सही उत्तर। मानव शरीर में पीएच का पारस जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7.0 से लेकर के 7.8 तक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हमारे शरीर में पीएच मान कितने पारस के बीच होता है जी, तो 7.0 से 7.8 तक। ठीक है, अब आते हैं बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, बताइए। चलिए कैसा कर लिया जाए, ब्लू। बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक कौन है बताइए। चलिए फटाफट बताइए। ऑप्शन 37 का बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ऑप्शन नंबर सी CaCl2। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए कि बी कि सी कि डी, ए कि बी कि सी कि डी। CH4 CO2 CaCl2, इसका उत्तर बताओ। आयनिक यौगिक कौन होता है, CH4 नहीं होता है, CO2 नहीं होता है और NH3 भी नहीं होता है, तो CaCl2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन के संपर्क में ये तो होता ही है, ये नहीं होगा। पोटेशियम तो जल जाएगा। एक तांबा बचा और एक गोल्ड बचा, तो तांबा तो उतना सह नहीं पाता है, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना, शुद्ध शाकाहारी भोजन। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट है, तो जो गहना बनाया जाता है वो 22 कैरेट का बनाया जाता है, तो शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में CO2 की जो उपस्थिति होती है वो कितनी होती है। नाइट्रोजन 78 ना, 78%। तो इसमें पूछा गया है वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी है, वायुमंडल में CO2 कितना परसेंट होता है, आप उसका उत्तर बताएंगे। 0.01% नहीं होता है, वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.03%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल राज्य जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, H2SO4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना वाला तो हो गया था ना जी 24 कैरेट, और वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होता है H2SO4। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए आयनिक यौगिक क्या होता है जी, आयनिक यौगिक CaCl2। ठीक है ना, CaCl2। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो उसका उत्तर क्या होगा, गोल्ड होगा। सोना शुद्ध व्यक्त करता है तो 24 कैरेट का। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या H2SO4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, तो सी ये वाला होता है ना जी। अच्छा, ओजोन के एक ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के ए की बी की सी की डी, ए की बी की सी की डी, ए की बी की सी की डी। ओजोन के कितना जी 3, यानी कि ओजोन के अणु क्या हो जाएगा जी उत्तर इसका। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 3 होती है। आवर्त सारणी में कितने होते हैं जी 7, कितने होते हैं आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ठीक है ना, याद रखिए। अगला है सेमी हाइड्रेट। जब भी इस बात को याद रखिएगा, सल्फर अर्थ को ही हम लोग हेमी हाइड्रेट कहते हैं 1/2, इसका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन बोले तो ओ की परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 8 पे आता है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? बी। ठीक है। पीको, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। तो 3 चौके 12, यानी कि 10 के पावर उसका उत्तर कितना आना चाहिए? 10 के पावर -12। ठीक है ना। 47, 47 10 के ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब एथेनॉल का क्रियामूलक जो होता है ना, OH होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं कि आक्सीकारक कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जब भी आप याद रखिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो उनसे मिल करके बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं ना जी। अगला है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl जो होता है वो साधारण नमक का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन जो है बायोगैस है? बायोगैस क्या होता है बताइए, बायोगैस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पर चल रहे हैं। बायोगैस क्या होता है? मीथेन, CH4। क्या होता है? CH4। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम कितने पर आता है? कैल्शियम और पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम के बाद क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है ना। चलिए चलिए, ठीक है, अगला देखते हैं। कैल्शियम पोटेशियम आप अपना करते रहिएगा, ठीक है ना। कैल्शियम पोटेशियम करते रहिएगा। निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन है? अब दुर्बल अम्ल क्या होता है? HNO3 तो होता नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दुर्बल अम्ल है। कार्बन क्या होता है? धातु क्या धातु? देखिएगा, उप धातु मतलब नहीं है, इनमें से कोई तो होगा। धातु अधातु है तो इस ये भी नहीं होगा, या तो आपका धातु होगा या तो आपका अधातु है। तो कार्बन क्या होता है? तो कार्बन जो है अधातु होता है। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बायोलॉजी वाले बड़ा फटाफट बनाए थे कि नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है? तो शुक्राणु, अंडाणु, जाइकोट। तो देखो, अंडाणु एक आदमी में है, वीर्य तो हटाइए, इस महिला से मतलब ना है ना जी। शुक्राणु को हटाइए, जाइकोट। उत्तर उत्तर क्या होगा जी? जाइकोट होगा। ठीक है, उत्तर क्या होगा? जाइकोट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस जीव की जीन रचना कहलाती है, क्या कह रहा है? जिस जीव की जीनी जीनी जो संरचना होती है, जीनी जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहते हैं? उसको जीन प्रारूप कहते हैं। जीन के रूप होता है ना जी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? जीन रूप ना, जीन प्रारूप जो होता है, जीनोटाइप उसको बोलते हैं। तो किसी जीव की जीनी संरचना होती है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र की जो बात की जाए तो जो घास फूस होता है वो मेढक खाता है, जो छोटे छोटे टिंडे होते हैं, टिंडे जिसको बोला जाता है, और मेढक को सर्प खाता है। तो एक तो ये आपका ये घास फूस हो गया, यहाँ मेढक हो गया और यह सर्प हो गया। तो 1 2 3, तो तीसरा क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? TB होता है कि मधुमेह होता है कि एनीमिया होता है कि उच्च रक्तचाप होता है? बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? A की B की C की D, A की B की C की D, एनीमिया। चलिए, एनीमिया देखिएगा किस में लिखा हुआ है? एनीमिया, ऑप्शन नंबर C। कवक में पोषण की कौन सी विधि सही होती है? कवक में जो होता है ना पोषण, वो किसके द्वारा जो है अच्छा होता है? मृतजीवी की स्वपोषी। बाबू याद रखिएगा, मृतजीवी की स्वपोषी, स्वपोषी ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन है एक एंजाइम होता है कि हाइड्रोजन होता है कि कार्बन होता है कि हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है एंजाइम? आखिर ऑक्सीजन जो है क्या होता है? एंजाइम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन या तो एंजाइम होगा या तो हार्मोन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हार्मोन होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी हार्मोन होगा। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव में जो डायलिसिस होती है, जो डायलिसिस थैली होती है वो कहाँ होती है? नेफ्रॉन में होता है कि न्यूरॉन में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि कोई नहीं? आप इसका उत्तर बताइए, किस में होगा? नेफ्रॉन में। चलिए, उसका उत्तर मारिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भोजन का पाचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये तो विस्थापन तो होगा नहीं, संयोजन होगा नहीं, अपचयन तो उपचयन, दोनों में से कोई उत्तर होगा। चलिए बताइए, उपचयन। चलिए, ऑप्शन नंबर ए मारिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन पूछता है कि नर युग्म और मादा युग्म के संलग्न से क्या होगा जी? उनके मेल मिलाप से क्या होता है? तो देखिएगा, कीड़वन गलत है, बोझापन गलत है, मधुमेह गलत है, कोई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला देखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एकलंगी है? एकलंगी क्या होता है? देखिएगा ध्यान से, मटर, सरसों, ये सब आप पढ़े होंगे ना। 65 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या करवाया था ना। चलिए ध्यान दीजिएगा,
बोर्ड पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, कितना नंबर क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि कौन एक लौंगी है, तो गुड़, सरसों, मटर, ये तो तीनों पौधे हैं ना जी, एक पपीता है, इसको मार दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, यह ईस्ट में कि अमीबा में कि किस में। ध्यान रखिएगा, हमेशा ईस्ट में याद रखिएगा कि मुकुलन जो होता है ना वो हमेशा ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है, जो मादा मच्छर है, किस तरह का जल में रखता है। देखो मीठा जल तो होगा नहीं, इनमें से कोई गलत है क्योंकि ये जल है तो रहेगा। अब साफ जल बचा है और गंदा जल बचा है, तो याद रखिएगा जो मलेरिया उत्पन्न करता है, जो मलेरिया उत्पन्न करता है वो गंदा जल में रहता है। किस जल में रहता है, गंदा जल में रहता है। किस जल में रहता है, गंदा जल में रहता है। जो मलेरिया से उत्पन्न करता है, जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वह कहाँ रहता है, गंदा जल की साफ जल, तो गंदा जल में रहता है। और डेंगू वाला जो होता है, जो डेंगू वाला होता है वो साफ जल में रहता है। आपको इसी बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो डेंगू वाला मच्छर होता है वो साफ जल में रहता है, जबकि मलेरिया वाला अच्छा किस में रहता है, गंदा जल में रहता है, ठीक है। एक बार फिर से इसको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो ये जो है डेंगू वाला जो है, डेंगू जो है साफ में रहता है। डेंगू किस में रहता है, डेंगू साफ में रहता है। और मलेरिया वाला जो है, मलेरिया वाला जो है गंदा में रहता है, ठीक है। ओजोन परत जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, देखो ओजोन परत जो पाई जाती है, अस्ट्रे याद रखिएगा, अस्ट्रेटोफिशियर ना जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण होने वाला होता है, देखिएगा उत्पादक होता है कि क्या होता है, किसी, क्वेश्चन क्या कहता है 69 नंबर, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है, तो ऊर्जा का ग्रहण जो है उत्पादक, जो उत्पादक है वो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एंड्रीनोसिन, जिसको ट्राईफास्फेट बोलते हैं, एटीपी, इसका फुल फॉर्म पूछता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडोनसिन ट्राईफास्फेट, पी से फास्फेट, ठीक है ना, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा, ठीक है। अब इसमें उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो जो एटीपी होता है ना, तो ऊर्जा का वाहक भी होता है, ऊर्जा का सिक्का भी है और ऊर्जा का संग्रह भी है, यानी कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। याद रखिएगा एटीपी में जो है ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा का सिक्का भी हो जाए और ऊर्जा का संग्राहक भी होता है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक होता है, बाबू स्वपोषी के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य के प्रकाश तो चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये एनसीईआरटी प्योर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का जो मोचन की बात कर रहा है, शुक्राणुओं की मोचन का ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो जो शुक्राणुओं का मोचन होता है वो वृषण में होता है, किसमें होता है, वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है, अब ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, किसमें, हाँ जी, वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के पिता हैं ग्रेगर जोहान मेंडल, तो आनुवंशिक गुणों का संदेह होता है, आनुवंशिकी गुणों का संदेश होता है कहाँ, तो डीएनए अणुओं में, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, एक नर का जो होता है वो क्या होता है, एक नर हार्मोन में थायरॉक्सिन होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, थायरॉक्सिन होता है कि एंड्रेलिन होता है, तो या फिर ए एस्ट्रोजन होता है, तो ए एस्ट्रोजन इसका उत्तर सही होना चाहिए, ए एस्ट्रोजन, तो इसको मारिए, ए एस्ट्रोजन मारिए, ऑप्शन नंबर सी मारिए, इसका उत्तर क्या मारिएगा जी, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो क्या होता है, तो वृषण में होता है ना जी, तो शुक्राणु का निर्माण मारिए वृषण में, किस में मारिएगा, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल को, किसको कहा जाता है जी, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। विज्ञान की आनुवंशिकी का पिता कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है ना। अब आते हैं एक कोशिकीय सवाल में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किस में होता है, तो विसरण में कि प्रसरण में, ये दोनों तो कट जाएगा, विसरण होगा तो विसरण भी कट जाता है,
प्रसरण कर जाता है और विसरण इसका उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन नंबर सी उत्तर करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मछली जो होती है ना, मछली जो होती है उसका हृदय कोष्ठ में कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपना जो है ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से हम लोग अपने जो क्वेश्चन का अंतिमा कर दिए, खत्म कर दिए मात्र 30 मिनट में, और हमने 80 क्वेश्चन को बना दिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन था, और इसके आगे आपको जो है साइंस के तो खत्म हो गए, फिर आपको एसएसटी का मिलेगा, फिर हिंदी का और संस्कृत का मिलेगा, ठीक है ना। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन और 80 का 80 क्वेश्चन देखने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जैसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, जैसे क्वेश्चन हम बोले कि मछली के हृदय में कोष्ठकोष संख्या कितनी होती है, तो आपके मन में जो है होना चाहिए कि 2 होता है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है तो किसके द्वारा होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस फटा तो आपको जो है एक लाइन में इसका उत्तर याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन कहा गया है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के पिता कहते हैं, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो वृषण में होता है ना जी। एक नर क्या होता है, तो एंड्रोजन होता है कि एंड्रोजन होता है, जो भी हो, तो एक एस्ट्रोजन होता है, उसको नोट कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा ना कि जैसे आनुवंशिकी का है तो एक एक लाइन में से इसको एक क्या कीजिएगा, एक शॉर्ट रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ओके।